जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये बेस करता है ईथर पे। कहा यह जाता था कि स्पेस में ईथर एग्जिस्ट करता है, तो लाइट जो है वो जैसे दूसरे साउंड वेव है तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कहा जाता था कि लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए स्पेस में मीडियम की ज़रूरत पड़ती होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देयर इज़ ईथर प्रेजेंट इन द स्पेस। तो स्पेस फिलिंग सब्सटेंस नेसेसरी फॉर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, ये कहा गया। इन दोनों बंदों ने, माइकलसन ने और मोरले ने, कहा कि ईथर एग्जिस्ट करता है और ये ईथर जो है ये लाइट के ट्रैवलिंग मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरोमीटर, वही माइकलसन ने इंटरफेरोमीटर को यूज़ किया। वही ऑपरेटर्स ने कहा कि लाइट जब यहाँ से सोर्स से यहाँ पर टकराती है, ऊपर जाती है, वापस आती है, इस तरफ भी जाती है, ये बीम स्प्लिटर है उसी तरह, तो लाइट इधर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, फिर वापस भी आएगी। तो डिस्टेंस इसका d है और इसका भी d है, तो सेम डिस्टेंस है। तो इस तरफ की जो उन्होंने वेलोसिटी कही वो स्पीड ऑफ लाइट में से जाते हुए माइनस, क्योंकि साथ में इस तरफ ईथर था, इसी तरफ ईथर की डायरेक्शन थी, तो स्पीड ऑफ लाइट में कमी आई तो माइनस। तो जब वापस आ रही तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा, मतलब जमा कर दिया कुछ वेलोसिटी u को इसमें और कुछ वेलोसिटी को माइनस कर दिया। इसी तरह ऊपर वाली साइड में, क्योंकि ईथर तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ तो ईथर नहीं है, तो सेम वेलोसिटी दोनों कंसिडर कर ली। तो इनकी कैलकुलेशन की जब मिरर m से, ये हमने m ले लिया, m से m1 पे जाते हुए, इसको मैंने m1 लिया है, तो m से m1 पे जाते हुए हमने कैलकुलेशन करनी और m1 से m तक, और इसी तरह m से m2 और m2 से m तक हमने इसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो m से m2 जो है उसके लिए पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं। तो उसकी वो s इक्वल्स टू वी टी वाला फार्मूला लगा के t इक्वल्स टू डी बाय, ठीक है, वो एस डी की जगह आ जाएगा और वी टी, तो एस इक्वल्स टू वी टी, तो इस तरह करके टी इक्वल्स टू एस ओवर वी होता है। तो इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए हम इनको T1 ये टाइम ले लेंगे और T2, क्योंकि सेम टाइम है, इस तरफ ईथर है ही नहीं, तो उन्होंने टाइम और वेलोसिटी सेम ले ली। इन दोनों को हम जमा करेंगे, T1 बनेगा T1 प्लस T2 छोटा वाला, तो T1 प्लस T2 आ जाएगा D ओवर सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस d ओवर सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये मैं डायरेक्ट इधर लिखने लगी हूँ, ये आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2d इधर हम अगर c कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो पावर अगर -1/2 ऊपर जाके चली जाएगी तो ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय c 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर -1/2। इधर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये इसका फाइनल फार्मूला बनेगा, ये पावर अंदर आके जमा हो जाएगी और हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर। तो ये हमारे पास है T1। इसी तरह T1 डैश निकालने के लिए हम T1 डैश जो इस तरफ जाने का टाइम और वापसी का, ये हम करते हैं d बाई सी माइनस यू जाने का और वापसी का T2 डैश d ओवर c प्लस यू। इन दोनों को जमा करेंगे तो d ओवर c माइनस यू प्लस d ओवर c प्लस यू। तो ये आ जाएगा 2d, नहीं 2d नहीं आएगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये जिस तरह आप लोग लेते हैं एलसीएम उस तरह आप ले लीजिएगा, c माइनस यू। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई इसको करें तो नीचे ये बन जाता है, आपने a प्लस बी ए माइनस बी पढ़ा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा सी डी प्लस डी यू प्लस सी डी माइनस डी यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ये वाली, तो ये बनेगा 2tc डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसके ऊपर भी वही बाइनोमियल। अब बच्चों इसमें जो आंसर आया है इसमें हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2dc ओवर सी स्क्वायर, तो c से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी, 2d बाई सी 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर -1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2d बाई सी 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास T1 डैश का फार्मूला आ गया और ये T1। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा T निकालने के लिए, ये अगले पेज पे।
डेल्टा टी जब निकालेंगे तो T1 डैश में से T1 माइनस हो जाएगा, इसको मैंने उस तरह से लिख दिया है। तो 2D/C कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर 2C स्क्वायर। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर हम इसका निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 2D/C और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 2C स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2U स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2D/C, तो एक यू स्क्वायर बचेगा ओवर 2C स्क्वायर बच जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो आ जाएगी DU स्क्वायर ओवर C का क्यूब। अब डेल्टा टी आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट इसके थ्रू फाइंड करनी है। हमने देखना है कि कितना डेल्टा एन मतलब फ्रिंजेस के दरमियान फासला कितना आया है। तो पाथ डिफरेंस आपके पास होता है S=VT वाला फार्मूला अप्लाई करके S=C डेल्टा टी। तो दूसरा पाथ डिफरेंस आपने अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए हम शुरू में देखते हैं, स्टार्टिंग वाली वही होती है, तो n लैम्डा इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा C डेल्टा टी n लैम्डा। तो C ऐसे आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा DU स्क्वायर ओवर C क्यूब इक्वल्स टू n लैम्डा। तो इस केस में ये C स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो इक्वल आ जाएगा DU स्क्वायर ओवर लैम्डा C स्क्वायर। ये तो है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इस इंटरफेरोमीटर को यहाँ पे अर्थ के साथ साथ, अर्थ भी रोटेट कर रही है, ऐसे पड़ा हुआ है ना, इस तरह करके ऐसे पड़ा हुआ है ये साइड, तो ये साइड को उठा के रोटेट करके इधर ले आते हैं, यानी कि M1 को M2 की पोजीशन पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो जो टाइम पहले T था वो अब 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो अब 2 टाइम हो जाएगा दोनों का, मतलब ये जो इधर था अब वो डबल हो गया। तो हम सिंपली उसी फार्मूले में जिधर हमने C डेल्टा टी को n लैम्डा था उधर 2C डेल्टा टी पुट कर देंगे। रोटेट करना है क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसलिए हम इसको भी रोटेट करते हैं। तो 2C डेल्टा टी की वही वैल्यू पुट करें, DU स्क्वायर ओवर C का क्यूब इक्वल्स टू n लैम्डा। तो ये एक C से कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको अगर आप डेल्टा n कर दें, फ्रिंजेस के दरमियान फासले के लिए मैंने इसको डेल्टा n कह दिया, चेंज इन फ्रिंज स्पेसिंग कह दें इसको। तो डेल्टा n इक्वल हो जाएगा2DU स्क्वायर ओवर लैम्डा C स्क्वायर। तो इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, D की 11 मीटर उनने पुट की थी और 10 पावर -7, और U ओवर C जो है ये U स्क्वायर ओवर C इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आई थी। तो इस केस में ये है कि जब इस तरह से वैल्यू आई तो 0.4 आई, यानी कि 40% डिस्टेंस आया। दो फ्रिंजेस के दरमियान जो फासला आया ना वो 0.4 सेंटीमीटर आया, तो 0.4 आया। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो उसमें ये रिज़ल्ट शो नहीं हुए, वो बिल्कुल 0.01 शो हुए। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट फ़ेल हो गया था। फ़ेल होने का मतलब ये कि उनको पता चल गया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इस केस में जो है ना वो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो फ़ेल कंसीडर हुआ था।